Hello, viewers. Today, I am going to conclude the narration chapter. You have already seen how to change the assertive sentence into indirect form, interrogative sentence also, imperative and optative sentence also. Today is the day of exclamatory one. आज की पीरियड में हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को सीखेंगे। सिर्फ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ही नहीं, बल्कि हम इसे कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करें, इसे भी हम लोग जानेंगे। इसके पहले कि हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का निर्माण कैसे करते हैं, इस बात को सीखें। उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, इसको सीखें। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा। अंग्रेजी की दुनिया में 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इन सेंटेंसेस को बोलने का अपना एक लय है। हमें अपने इंटोनेशन पर ध्यान देने की जरूरत होती है। पंक्चुएशन मार्क्स को मस्तिष्क में रखना होता है। हम किस वाक्य पर किस जगह पर जोड़ दें, कहां पर हमारी आवाज की इंटोनेशन लो होगी, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। यदि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिख रहे हैं अथवा बोल रहे हैं, तो एक टोन होना चाहिए। ऐसा प्रतीत हो कि प्रश्न पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू सीन ए टाइगर इन द जू? इस लहजे से बोलने पर पता चलता है कि समथिंग इज गोइंग टू बी आस्क्ड। यदि आप इंपरेटिव सेंटेंस को लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि उसमें टोन होना चाहिए, ऑर्डर का टोन होना चाहिए, एडवाइस का टोन होना चाहिए, रिक्वेस्ट का। यदि आप ऑप्टेटिव सेंटेंस को लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, जिसके द्वारा हम विश करते हैं, ब्लेस करते हैं या फिर कर्स करते हैं, तो टोन होना चाहिए। यदि आप इंपरेटिव सेंटेंस को बोल रहे हैं, तो बोलने का एक टोन होना चाहिए। जेंटलमैन, गो देयर, द रिसेप्शनिस्ट इज वेटिंग फॉर यू, प्लीज हेल्प मी, आई एम बैडली इन नीड ऑफ दैट, मे यू सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, माय डियर फ्रेंड्स। Such sort of tone you have to develop, and this can be developed because of regular loud reading. यदि आप किताब को पढ़ रहे हैं, तो निसंदेह फुल स्टॉप का ध्यान रखें, कॉमा का ध्यान रखें, नोट ऑफ इंट्रोगेशन का ध्यान रखें, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का ध्यान रखें, तो निसंदेह आपका बोलने का टोन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद डेवलप कर जाए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जब हम बात करते हैं, तो दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर टोन। इफ योर टोन इज सर्टेन, you will be able to express your certain feelings. सवाल ये उठता है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का निर्माण हम कैसे करते हैं। सबसे पहले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। ध्यान रहे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जब एक्सक्लामेटरी कहते हैं आप, तो ये जिस शब्द से बना है उसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लेम। एक्सक्लेम, एक्सक्लेम का अर्थ होता है चिल्लाकर कहना, चिल्लाकर कहना। और चिल्लाकर कहने की जो बात होती है, वह
प्रिपेयर्ड नहीं होता, वह प्लान्ड नहीं होता, वह बिल्कुल सडन होता है। ऐसा नहीं होता कि हम किसी बात को लेकर प्लान करके बैठे हो और हम उसको चिल्लाकर बोल रहे हैं, वह आपका एक्सक्लेमेटरी हो ही नहीं सकता। सपोज करें आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक आपको जोर से ठेस लगी, चोट जबरदस्त थी, आपके तुरंत मुंह से निकलता है अरे बाप रे बाप। ये जो शब्द है अरे बाप रे बाप, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स यू आर डीपली हर्ट, you have great injury, therefore all of a sudden the sound comes from your mouth like baap re baap. So what is that? That is the expression of your sudden feelings. An exclamatory sentence expresses the sudden feelings of human being. इसको अभिव्यक्त करने का दो तरीका है। सबसे पहले हम कुछ इंटरजेक्शन के वर्ड्स लेते हैं। गौर कीजिएगा कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। जैसे आप कहते हैं आह, ये आह से सौरों का बोध होता है। आप कहते हैं अल्लास, इस अल्लास से भी सौरों का ही बोध होता है। आप कहते हैं हिप, हिप, हुर्रा, इससे आप ज्वाय को भी व्यक्त करते हैं। यदि आप कहते हैं ब्रावो, ब्रावो शाबाशी की बात होती है, प्रशंसा की बात होती है। आप यहां पर अप्लाउज कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। यदि आप कहते हैं फाई, फाई, फाई फाई से घृणा की बोध होती है, हाइट्रेडनेस की बोध होती है और इसका तात्पर्य हो जाता है छी छी। आप कहते हैं वाओ, इससे आश्चर्य का बोध होता है, सरप्राइज को यह दिखलाने का काम करता है। ऐसे अनेकों शब्द हैं जिनके द्वारा हम अपनी मन की अचानक भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। ध्यान रहे, इन इंटरजेक्शन के शब्दों के साथ जो आगे की सेंटेंस होती है या तो वह असर्टिव हो सकती है या तो वह इंट्रोगेटिव हो सकती है। इंटरजेक्शन क्या है, थोड़ी सी शब्दों में इसे भी समझ लेते हैं। An interjection is a word which expresses some certain feelings. Interjection and exclamatory sentence both are interdependent. We have some special words in the category of interjection by which we can frame exclamatory sentences. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन इंटरजेक्शन के शब्दों के बाद हम असर्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं और इंट्रोगेटिव का भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ सेंटेंसेस को देखने पर आपको स्पष्ट हो जाएगा, जैसे ब्रावो, ब्रावो, what a catch, what a catch, कितना सुंदर कैच, बॉल को पकड़ने को कैच कहते हैं, कितना सुंदर कैच, शाबाश, बहुत सुंदर कैच बॉल का। यदि आप कहते हैं वाओ, डिड यू make the cake, it is delicious, delicious means स्वादिष्ट। कुछ और एग्जाम्पल को देखें, आप कहते हैं अल्लास,
इंदिरा गांधी इज नो मोर। आप अगर ध्यान से देखें तो अल्लास के बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन आया और उसके बाद सेंटेंस सिंपल असर्टिव है। एक दो और एग्जाम्पल को देखें। हुर्रा, वी हैव won the match, वी हैव won the match। आप महसूस कर रहे हैं कि जो हमारे पास इंटरजेक्शन के शब्द हैं उनके बाद या तो हम असर्टिव को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सडन फीलिंग्स को दिखलाने के लिए। ऐसे इंटरजेक्शन के वर्ड्स को आप मस्तिष्क में रखें और उसे भरपूर इस्तेमाल करें अपने अचानक की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए। यह आपका पहला तरीका है। पहले तरीके में इंटरजेक्शन के शब्दों के साथ आपने असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश की। एक दूसरा तरीका भी है, उसे भी हम लोग मस्तिष्क में पहले रख लें। दूसरा तरीका यह है, गौर कीजिएगा, इसका आसान सा तरीका यह होगा कि हम सबसे पहले इस्तेमाल करें व्हाट को या हाउ को। अगर व्हाट कहते हैं तो यह अर्थ दे देगा कितना, और यदि हाउ कहते हैं तो यह अर्थ दे देगा कैसा। जैसे कितना सुंदर फूल है यह, कैसी भयानक रात। मैंने यहां पर जानबूझकर है यह छोड़ दिया हूं, कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसा आदमी और मेरा पति रमेश और कवि। ये कुछ हिंदी के वाक्य को मैंने आपके सामने रखा है। अगर इसको धीमी गति से बोला जाए, समझने की कोशिश करें, अगर इसको धीमी गति से बोला जाए तो बड़ा अजीब सा मीनिंग निकलेगा। आप बोलकर देखें, कितना सुंदर फूल है यह, कैसी भयानक रात, ऐसा आदमी और मेरा पति, रमेश और कवि। कुछ फीलिंग्स ही पता नहीं चल रहा। लेकिन इसको जब आप सडन अचानक की भावनाओं से अभिभूत होकर बोलने की कोशिश करेंगे तो एक्सक्लामेटरी का पूरा सेंस आ जाएगा। जैसे कितना सुंदर फूल है यह, मेरी इस अभिव्यक्ति से पता चल रहा है कि ऐसा फूल मैंने जीवन में नहीं देखा। आश्चर्य का भाव है। कैसी भयानक रात, यानी ऐसी भयानक रात मेरे लाइफ में नहीं आई। ऐसा आदमी और मेरा पति, इस वाक्य से आपको समझ में आ रहा होगा कि घृणा का भाव है कि ऐसा आदमी मेरा पति नहीं बन सकता, नहीं हो सकता। रमेश और कवि, आश्चर्य का भाव है कि रमेश कवि कब से बन गया। गौर करेंगे, ये आपके बोलने के तरीके पर पूरा पूरा डिपेंड करेगा कि आप अपनी अचानक की भावनाओं को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। इसके पहले कि हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करें, थोड़ी सी एक टिप्स को अगर दिमाग में रखेंगे आप तो आपके लिए बड़ा आसान सा हो जाएगा इसे करना। गौर कीजिएगा, अगर आप लिखते हैं इट इज ए
ब्यूटीफुल फ्लावर। यदि आप लिखते हैं इट इज ए डार्क नाइट, मैं अगर आपसे पूछूं ये दोनों सेंटेंस कैसे हैं, तो आप सहस्त्र बोलेंगे सर असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू हुआ है और ये असर्टिव का अफर्मेटिव है। आप इसमें कुछ ना करें, आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये दो भाग, सब्जेक्ट और सहायक क्रिया, और ये एडजेक्टिव और ये नाउन, इसको दो भागों में बांट दें। सबसे पहला भाग को एक नंबर दे रहा हूं, एक नंबर, और इसको कर दे रहा हूं 2 नंबर। इसी के आधार पर नीचे वाले को बांटेंगे तो इट इज और ए डार्क नाइट अलग अलग बन गया, ये आपका 1 नंबर हो गया और ये आपका 2 नंबर हो गया। ये अभी असर्टिव है, और मैजिक की तरह आप चाहें तो इसे सेकंडों में एक्सक्लामेटरी बना सकते हैं। कैसे? इस व्हाट और हाउ के साथ आप सबसे पहले लिखने का कोशिश करें 2 नंबर को, उसके बाद लिखने का कोशिश करें 1 नंबर को, उसके बाद यदि सेंटेंस में और कोई शब्द है तो उसको लगा दें, और लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन को डाल दें। सेंटेंस आपका एक्सक्लामेटरी रेडी हो जाएगा। जैसे कितना सुंदर फूल है यह, कितना सुंदर फूल है यह, आप आराम से लिख सकते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। फ्लावर के लिए प्रोनाउन हो जाएगा इट इज। अब जैसे ही बोलेंगे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, द सेंस इज कंप्लीटली एक्सक्लामेटरी। इट्स सो इजी। कैसी भयानक रात, आप इसे कर दें हाउ ए ड्रेडफुल नाइट, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। हालांकि मैं आपसे अगर जानना चाहूं कि कौन सा प्रोनाउन छुपा हुआ है, क्योंकि हाउ ए ड्रेडफुल नाइट ओनली लिखा गया, तो इसमें प्रोनाउन नाइट के लिए इट इज छुपा हुआ है। आप चाहे तो इट इज को सामने ला सकते हैं और चाहे तो आप छिपा सकते हैं। अगर तीसरी सेंटेंस को देखें, ऐसा आदमी और मेरा पति, इसे लिखना बहुत आसान है, सिर्फ सिंपल वे में मूव करें वर्ड्स के मुताबिक। सच ए मैन एंड माई हस्बैंड, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। रमेश और कवि, आप सिंपल वे में वर्ड्स के साथ मूव कर जाएं, रमेश एंड ए पोएट। उम्मीद करता हूं कि आपके मस्तिष्क में वो दोनों प्रकार जिसके द्वारा हम सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी बना सकते हैं आ चुका होगा। पहला, इंटरजेक्शन के शब्दों को प्रयोग करते हुए, और दूसरा जो विधि मैंने बतलाया व्हाट और हाउ के साथ सेंटेंस के अंतिम हिस्से को, जिसे हमने 2 नंबर दिया है, उसे लिखने के बाद एक को लिखें, फिर बाकी को भी अरेंज कर सकते हैं, और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का जब प्रयोग करेंगे तो वह सेंटेंस भी आपका एक्सक्लामेटरी हो जाएगा। आप बोलकर देखें। हिंदी का प्रयोग सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझा सकूं। आप बोलने का प्रयास करें। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, हाउ ए ड्रेडफुल नाइट, सच ए मैन and my husband, Ramesh and a poet. It's quite surprising. These are the two methods by which we can make the sentence exclamatory. Exclamatory sentence कैसे बनता है आपके जेहन में आ चुका है। अब हम लोग सीखते हैं कि exclamatory sentence को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे। आप जानते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना या नरेशन को सीखना सिर्फ एक उद्देश्य के लिए की जाती है
कि नरेशन हमें शुद्धता को सिखलाता है। नरेशन हमारी भाषा को शुद्ध करता है। नरेशन के द्वारा हम लंबे सेंटेंसेस को, जिसमें एक से अधिक सब्जेक्ट, एक से अधिक वर्ब होते हैं, उसे शुद्धता के साथ लिखने और बोलने की विधि को सीखते हैं। यदि नरेशन नाम की चीज ना हो तो निश्चित रूप से शुद्धता हमारे पास बड़े सेंटेंसेस के लिए, लंबे सेंटेंसेस के लिए नहीं हो पाएगी। नरेशन के नियमों को, जिसे आपने नरेशन शुरुआत करने वाली वीडियोज में देखा होगा, आपको याद होगा कि हम पीपीटी को बदल देते हैं। पीपीटी मतलब पी फॉर टेंस, पी फॉर पर्सन एंड अगेन टी फॉर टाइम। इसको मस्तिष्क में रखना आवश्यक है। टेंस एंड मॉडल्स बोथ आर द रूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। Without the understanding, proper understanding of tense and modals, I mean auxiliary verb that is in number of 14 and modal verbs that is in number of 13. If we are not aware of these 27 important words, how to use them, it will be very difficult to develop active and passive and simultaneously direct to indirect. इट इज क्वाइट इसेंशियल। तो अब चलते हैं उस सेंटेंस की तरफ जहां पर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। आप सभी मस्तिष्क में उन नियमों को दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे ताकि भविष्य में भी जब आप सेंटेंसेस को लिखें तो शुद्धता के साथ उसे लिख सके, शुद्धता के साथ आप उसे बोल सके। कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस, he said, what a beautiful flower। ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस है। अब इसे इनडायरेक्ट कैसे करें? आप जानते हैं कि इस चिन्ह ने, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन ने बतला दिया आपको कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। आप ये भी जानते हैं कि एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है और इसका वर्ब होता है एक्सक्लेम, और एक्सक्लेम का सेकंड फॉर्म होता एक्सक्लेम्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है एक्सक्लेम्ड। यह हमेशा अपने साथ विथ नामक प्रीपोजिशन को कैरी करता है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है। तो हम इसे जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हमें लिखना होगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। सरप्राइज क्यों शब्द आया? क्योंकि व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इसका अर्थ ही होता है इतना सुंदर फूल, यानी इतना सुंदर फूल मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। तो हम लोगों ने ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज तक की दूरी को तय कर लिया है। अब बात कर रहे हैं कनेक्टिव की। कनेक्टिव को हटाने के लिए आपको याद होगा असर्टिव में दैट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं WH को छोड़कर। यदि आप खुश हैं तो H2 का प्रयोग कर सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव को हटाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। जो सेंटेंस लेट से शुरू होता है उसके साथ हम दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर लेट से सेंटेंस शुरू हुआ है और रिक्वेस्ट का भाव है तो हम टू का प्रयोग करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव को हटाकर हम दैट का प्रयोग करते हैं, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। अब आगे ध्यान देना होगा आपको कि व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर के बाद कोई सब्जेक्ट या सहायक क्रिया नहीं आया है। जाहिर सी बात है, नहीं आया है तो हम उसे सामने लाएंगे। ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए प्रोनाउन क्या होगा? ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए प्रोनाउन हो जाएगा इट, और इसके साथ छुपा हुआ क्या है हमारा? इज।
तो हम इस इट इज को सामने लाएंगे और हो जाएगा इट वॉज। गौर करते हुए चलेंगे। ये इट वॉज कैसे हुआ, मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो रहा होगा। यदि प्रोनाउन सामने है तो हम उसे चेंज करेंगे, यदि सामने नहीं है तो उस शब्द के बदले, उस नाउन के बदले हम प्रोनाउन को लेकर आएंगे। फ्लावर का प्रोनाउन इट होता है, और क्योंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस प्रेजेंट में बोला जाता तो वहां पर इज छुपा हुआ है, उसे भी हम सामने लाएंगे। इट हमारा थर्ड पर्सन है, नो चेंज, और इज को हम बदल देते हैं वॉच में। ये इट वॉज कैसे हुआ आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे ध्यान दें, यहां पर लिखा हुआ है ब्यूटीफुल फ्लावर। ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है। ध्यान देने वाली बात, यदि इनडायरेक्ट स्पीच को जब हम करेंगे और डायरेक्ट सेंटेंस में यदि एडजेक्टिव है तो हम उस एडजेक्टिव के पहले वेरी का प्रयोग करेंगे, और यदि एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है, तो हम उस नाउन के पहले हम ग्रेट का प्रयोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। यदि एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव के पहले वेरी लाएंगे, और यदि नाउन है तो नाउन के पहले हम ग्रेट को लाएंगे। जाहिर सी बात है, इस वाक्य में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो हमें क्या लिखना चाहिए, इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, और लास्ट में फुल स्टॉप का मार्क दे देंगे। I hope you understand very well how the sentence movement is going on. एक एग्जाम्पल आप और देखें जो मैंने नाउन से दिखाना चाहूंगा। जैसे he said what a fool you are। इस बार मैंने प्रोनाउन को साथ लेकर आ गया हूं, तुम्हें प्रोनाउन बनाने की जरूरत नहीं पड़े। व्हाट ए फूल यू आर, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि कितना मूर्ख हो तुम, यानी उसकी मूर्खता पर आश्चर्य का भाव है। लेट अस चेंज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। ही सेड, आश्चर्य है यहां भी, ही एक्सक्लेम्ड with सरप्राइज दैट। अब हम ये व्हाट ए फूल को पहले ना देखें, पहले देखें यू आर को। ये यू आपका सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के मुताबिक। हमारे पास ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं है तो हम उधार लेंगे। उधार देने में सबसे ज्यादा उधार है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यदि पुरुष के लिए उधार चाहिए ही मिल जाएगा, स्त्री के लिए उधार चाहिए सी मिल जाएगा, नपुंसक के लिए चाहिए तो इट मिल जाएगा। हम थर्ड पर्सन से उधार ले सकते हैं, और ये नहीं वहां से लेना चाहते हैं तो आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर से भी उधार ले सकते हैं। तो मैं यहां थर्ड पर्सन से जब लूंगा, इसे प्रोनाउन को चेंज करूंगा, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो एक वर्ड यहां पर आ जाएगा ही। चाहे तो आप सी भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप आई का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सहायक क्रिया है, तुम इसे बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में तो ये हो जाएगा वाज। क्योंकि सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं नाउन आया है, तो नाउन के लिए आप जानते हैं कि नाउन के पहले हम ग्रेट का प्रयोग करते हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा ही वॉज ए ग्रेट फूल, फुल स्टॉप, एंड योर सेंटेंस इज कंप्लीटेड। एक तरीका तो आपने सीख लिया कैसे उसे हम एक्सक्लामेटरी बनाएंगे और कैसे उस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। अब अगला सवाल उठता है, उन शब्दों को कैसे, उन सेंटेंसेस को कैसे हम चेंज करें जिसमें इंट्रोडक्शंस के वर्ड्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गौर कीजिएगा, द कैप्टन
said, hurrah, we have won the match. कैप्टन ने कहा, कैसे कहा? चिल्लाकर कहा, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। कैप्टन ने कहा कि हम लोगों ने मैच को जीत लिया है। यहां पर कैप्टन की कौन सी भावना दिखलाई पड़ रही है? तो खुशी की भावना दिखलाई पड़ रही, डिलाइट की भावना दिखलाई पड़ रही, जॉय की भावना दिखलाई पड़ी। तो वैसी स्थिति में हम इसे चेंज करेंगे उन्हीं नियमों के द्वारा। गौर करेंगे, हमें लिखना चाहिए द कैप्टन exclaimed with delight that, कनेक्टिव को हटाने के लिए दैट। अब आगे देखें, वी आपका फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा ये सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वी हमारा प्लूरल है, तो सब्जेक्ट जो सिंगुलर है इसका प्लूरल कर देंगे। कैप्टन का प्रोनाउन हो जाएगा ही, और ही का प्लूरल होता है दे। तो हम यहां पर जब वी को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा दे। अब जैसे आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते थे, बिल्कुल उसी नियम के मुताबिक सारे को चेंज कर दे। अगर टेंस आता है, टेंस को बदल दे, पर्सन आता है, पर्सन को बदल दे, एडवर्ब ऑफ टाइम आता है तो उसको भी बदल दे, और आंसर सिंपल हो जाएगा। दे हैव प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, दे हैड ऑन द मैच, फुल स्टॉप। एक सेंटेंस और देखिए, he said, alas, Indira Gandhi is no more। अब ये अल्लास शब्द से साफ साफ अभिव्यक्ति मिल रही है कि हमारा सेंटेंस दुख का है, तकलीफ का है, दुख की अभिव्यक्ति है कि इंदिरा गांधी अब नहीं रही। ऐसे में इसे हम कैसे लिखें? सारी प्रक्रिया आपके मस्तिष्क में आ चुकी होगी। हमें लिखना चाहिए ही exclaimed with sorrow, क्योंकि दुख की अभिव्यक्ति हो रही है, दैट कनेक्टिव को हटाकर और आगे के सेंटेंस को, क्योंकि असर्टिव है, जिस तरह से असर्टिव को चेंज करते हैं आप उसे चेंज कर डालें और सेंटेंस हो जाएगी दैट इंदिरा गांधी इज है, इसे वाज में बदल देंगे, वाज नो मोर, फुल स्टॉप। अब मैं समझता हूं कि दोनों सेंटेंस को, चाहे वो इंट्रोडक्शन के शब्द से जुड़ा हुआ हो या वो सेंटेंस व्हाट और हाउ से बना हुआ हो, आप उसे आराम से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर सकेंगे। ध्यान रहे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस के बीच में अर्थ के दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं होता। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस के बीच में मूल अंतर सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा का होता है। डायरेक्ट सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा होता है और इनडायरेक्ट सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, और अर्थ के दृष्टिकोण से दोनों सेंटेंस के बीच में कोई अंतर नहीं होता। आपकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा मजबूत बनाएगी। आप किसी भी ग्रामर की बुक से उन वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने का प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि ये नरेशन की दुनिया का अंतिम चैप्टर है,
हम कुछ और बातों को शेयर करना चाहेंगे। अलग अलग सेंटेंस पैटर्न में कभी कभी छात्रों को काफी कंफ्यूजन लेकर के आ जाता है। वैसे वाक्य को हम कैसे करें, थोड़ा इसे भी देख लेते हैं। यहां से जो बातें मैं करने जा रहा हूं आप लोग के साथ, ये नरेशन की दुनिया का ही मिसलेनियस मान करके सीख लें। कभी कभी होता है कि सिर्फ एक शब्द का प्रयोग किया जाए, जैसे he said to me thanks। सिर्फ एक शब्द। छात्र कंफ्यूजन में चले जाते हैं, सोचते हैं कि ऐसा तो मैंने सीखा ही नहीं। लेकिन मैं आपको बतला दूं, आपकी जानकारी में है कि डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस के बीच में अर्थ के दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं होता। इन्वर्टेड कॉमा का हटाया जाना महत्वपूर्ण होता है। आप सिंपल वे में लेकर जाएं, क्योंकि रिपोर्टिंग आपका पास्ट में है, तो आप सिंपली इसको लिख दें, ही थैंक्ड मी, मैटर इज ओवर। इट्स सो इजी। कभी कभी सेंटेंस में मिलेगा आपको ही सेड यस, ओनली यस। ही सेड यस या नो, क्योंकि पास्ट है, उसने हां या ना का शब्द उच्चारित किया, बोला, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ही uttered a word of affirmation। यदि नो है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, he uttered a word of negation। इट्स सो इजी। तीसरी बात को देखते हैं। किसी ने कहा he said, कॉन्ग्रेचुलेशन। उसने कहा मुबारक हो। तो घबराने की बात नहीं है, शब्दों को उठा लीजिए, अर्थ के दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, क्योंकि पास्ट है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी या हिम। थोड़ा सा और ध्यान देंगे, छोटी छोटी टिप्स को मैं पूरा करना चाहूंगा। अगर सेंटेंस में कुछ शब्द हैं, उन शब्दों पर गौर करने की जरूरत होगी और अपने को परिमार्जित भी करना पड़ेगा। ध्यान से इसको दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए। जैसे he said children must obey their parents। या सिंपल असर्टिव सेंटेंस। आपको पता है, यदि कोई सेंटेंस डायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट का है, जहां पर हम सहायक क्रिया के रूप में हैड को इस्तेमाल करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को इनडायरेक्ट फॉर्म में हम हैड को नहीं चेंज करते, हैड ही में रह जाता। ठीक उसी तरह से हैड टू को भी हम इनडायरेक्ट फॉर्म में हैड टू ही इस्तेमाल करते हैं। आपको यह भी जानकारी है कि वुड, शुड, कुड और माइट यदि डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में वही फॉर्म रह जाता है। आपको आगे मैं बता दूं कि मस्ट नॉट और नीड नॉट यदि डायरेक्ट फॉर्म में है तो इनडायरेक्ट में भी वही रह जाता है। लेकिन यदि मस्ट से नैतिकता का भाव हो, मस्ट से नेचुरल लॉ का भाव हो, मस्ट से यूनिवर्सल ट्रुथ का भाव हो, तो वैसी स्थिति में हम मस्ट को भी नहीं बदलते।
मस्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में भी वह ही रह जाता है। तो इसमें क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हैं कि तीनों एलिमेंट्स, नैतिकता, यूनिवर्सल ट्रुथ, नेचुरल लॉ, ये अभिव्यक्ति हो रही है। तो जब इसका आप इनडायरेक्ट करेंगे तो सेंटेंस में मस्ट ज्यों का त्यों रहेगा और आपको लिखना पड़ेगा ही सेड दैट चिल्ड्रन मस्ट ओबे, देयर आपका थर्ड पर्सन है, नो चेंज, देयर पेरेंट्स। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, जब नेचुरल लॉ, यूनिवर्सल ट्रुथ और साथ ही साथ नैतिकता, मॉरलिटी की बात हो तो मस्ट को हम नहीं बदलते हैं। लेकिन यदि मस्ट से प्रेजेंट का भाव, गौर कीजिएगा, इस चीज को पकड़ना आवश्यक होगा। यदि मस्ट से आपका प्रेजेंट का भाव हो या मस्ट से फ्यूचर का भाव निकले, यू नो वेरी वेल दैट मस्ट इज ए मॉडल एंड इट इज ए डिफेक्टिव मॉडल। यदि मस्ट से प्रेजेंट का भाव आ रहा है या मस्ट से फ्यूचर का भाव आ रहा है, तो वैसी स्थिति में हम मस्ट को बदल देंगे। किसमें बदलेंगे? तो मस्ट बदल जाएगा या तो हैड टू में या फिर वुड हैव टू में। सवाल उठता है कैसे? इस पॉइंट को विशेष ध्यान देकर, जैसे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही सेड आई मस्ट गो एट वंस, प्रेजेंट का भाव है, तो हम इसे जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट, आई को बदलेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई को जब आप लिख करके बदलेंगे, आपको याद होगा एक टेक्निक मैं दिया हूं, ही, हिज, हिम, आई, माई, मी। हमें आई को बदलना है तो आई के सामने क्या पड़ा? आई के सामने ही पड़ा, तो हमें लिखना पड़ेगा ही हैड टू गो एट वंस। एक एग्जाम्पल और देखें, जैसे ही सेड आई मस्ट गो नेक्स्ट वीक। अब इस वाक्य से फ्यूचर का भाव आ रहा है। अगर प्रेजेंट का भाव दिखे मस्ट में तो हम हैड टू में बदल देते हैं, और अगर फ्यूचर का भाव दिखेगा तो हम बदल देंगे इसे वुड हैव टू में। अब जरा देखें यहां पर क्या करना होगा हमें। ही सेट दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां आ जाएगा ही, और मस्ट क्योंकि फ्यूचर का भाव दिखला रहा है, नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है, तो हमें लिखना चाहिए ही वुड हैव टू गो, नेक्स्ट को बदल दें, वी हैव टू गो द फॉलोइंग वीक। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि यदि मस्ट से मोरालिटी का भाव है, नेचुरल लॉ का भाव है या यूनिवर्सल ट्रुथ का भाव है, तो वैसी स्थिति में मस्ट का बदलाव नहीं होगा। मस्ट नॉट का भी बदलाव नहीं होगा, नीड नॉट का भी बदलाव नहीं होगा, हैड टू का भी नहीं होगा और हैड का भी नहीं होगा। साथ ही साथ वुड, शुड, कुड और माइट का भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन जब मस्ट से प्रेजेंट का या फ्यूचर का भाव होगा तो प्रेजेंट वाली स्थिति में हम उसे बदल देंगे हैड टू में, और फ्यूचर वाली स्थिति में हम उसे बदल देंगे वुड हैव टू में। कुछ टिप्स आगे भी। अब हम लगभग उन सारे सेंटेंसेस को आपके सामने रख रखा हूं जिसके द्वारा नरेशन की दुनिया में
आप उन तमाम वाक्यों को आराम से, आसानी के साथ इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकेंगे। ध्यान रहे, सेंटेंस लर्निंग इज क्वाइट इसेंशियल। Learning of 10 sentence no doubt gives you the concept of paragraph. And when you start writing more than 10 paragraphs, that becomes a story or an essay. And when you completed 10 essays or stories, that becomes a book. And you simply becomes a writer. To be a writer, the basic unit is learning of sentence. Sentence is essential because we the people, whenever we want to speak, whenever we want to write, in both the circumstances, we use sentences. And sentences is only 5 kinds. These 5 kinds are divided into 3 parts: simple sentence, complex sentence, and compound sentence. You can say simple, compound and complex sentence. अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो यह बेसिकली एक्टिव और पैसिव है, और यदि हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो यह बेसिकली आपका पूरा नरेशन का एरिया कवर करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट very well. With these words, I am going to conclude today's session, saying all of you a great and happy day. Thank you very much.